हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे येस बैंक को लेके। तो रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे येस बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और येस बैंक का शेयर प्राइस अच्छा खासा जंप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे गुड न्यूज़ आ रहे हैं। उसी के साथ हमारे सामने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो वो सब में लेके हम लोग आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या इस टाइम पे येस बैंक में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है, क्या हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्या ये मल्टीपैकर बन सकते हैं, उसको लेकर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो येस बैंक की करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि येस बैंक में नया मैनेजमेंट अभी काम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा पास्ट में देखना होगा कि पास्ट मैनेजमेंट क्या गलती किए थे, कैसा चलता था येस बैंक पास्ट में। क्योंकि अगर आपको पता हो, येस बैंक एक टाइम में टॉप 4 बैंक में एक हुआ करता था। वहां से आज की सिचुएशन में कैसे आएगा वो देखेंगे। तो अगर पास्ट में जाएंगे थोड़ा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक कैसे शुरू हुआ था। येस बैंक इनिशियली एक एनबीएफसी हुआ करते थे, तो उसके बाद जब इनको बैंकिंग लाइसेंस मिले थे तो येस बैंक के दो जो को फाउंडर्स थे वो थे अशोक कपूर और राणा कपूर। येस बैंक स्टार्ट करने से पहले अशोक कपूर और राणा कपूर दोनों ही एक अच्छा खासा पोजीशन बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा खासा पोजीशन में थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जब 26/11 की दिन जब हमारे मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहां पे अशोक कपूर को गोली लग गई थी, टेररिस्ट ने उनको मार दिया था वहां पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ 29 नवंबर की न्यूज़ 2008 की, जहाँ पे न्यूज़ आया था कि अशोक कपूर को गोली लग गया था टेरर अटैक में, जो कि उस टाइम में येस बैंक की चेयरमैन हुआ करते थे। तो उसके बाद राणा कपूर ऑल इन ऑल हो गए थे इस बैंक के। उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे, जैसे राणा कपूर ने एक अनाउंसमेंट में अशोक कपूर को एज ए को फाउंडर मेंशन भी नहीं किए थे। फिर अशोक कपूर के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने राणा कपूर के ऊपर केस कर दिए थे। येस बैंक में उन्होंने उनके कोई भी मेंबर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं रखे थे। तो वो केस 3 साल केस चला था। तो राणा कपूर फिर काफी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किए थे, जिनको लेके काफी सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे बाद में। तो ऐसे काफी सारे कंट्रोवर्सीज होने लगे थे राणा कपूर जब से अकेले ये बैंक को संभाला था, उसके बाद से ही। तो राणा कपूर के टाइम में ये बैंक का जो मेन डायरेक्शन हुआ करता था वो मेनली कॉरपोरेट बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उस टाइम में अगर बात किया जाए, जब राणा कपूर के टाइम में, तो वो उनका मेन फोकस हुआ करता था कॉरपोरेट लोन्स पे, मतलब जिससे बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आता था वो था कॉरपोरेट लोन्स। अभी इसके कुछ फायदे और नुकसान भी है। तो क्यों राणा कपूर कॉरपोरेट लोन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसका एक रीज़न था कि आपको अगर कॉरपोरेट लोन देते हो तो ज़्यादा आपको मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना होता है, मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करना होता है, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना नहीं होता है। और अगर दूसरी पॉइंट की बात किया जाए, तो सपोज अगर आप कॉर्पोरेट लोन देते हो तो आपको एक 10-15 कंपनी के साथ डील करोगे, उनके साथ अच्छा सर्विस दो तो चल जाएगा। वेरेज आपको अगर रिटेल लोन में देना है तो आपको बहुत लोगों के साथ, मतलब लाखों लोगों के साथ आपको डील करना होता है। उनका प्रॉब्लम्स, उन वो टाइम में पे कर रहे कि नहीं, वो सब कुछ डील करना होता है। तो वो उसमें आपका जो ऑपरेशंस कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। तो वो भी डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट था कॉर्पोरेट लोन्स की, जो कि डेफिनेटली रिटेल लोन की एक नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन इस कॉर्पोरेट लोन की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होते हैं, जो बेसिकली इन्वेस्टिंग के सबसे रूल नंबर 1 बोलते हैं, जो नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अगर आपने टॉप कॉर्पोरेट को लोन दिया, लेकिन कॉर्पोरेट्स में किसी बिजनेस में लॉस हो गया, मार्केट डाउन हो गया, अनसर्टेनिटी है, तो वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है कॉर्पोरेट लोन्स, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो येस बैंक का जो पूरा फोकस था कॉर्पोरेट लोन पे था, रिटेल लोन पे कोई भी उनका फोकस नहीं था। जो जैसे अगर आपको याद होगा, तो येस बैंक के पास से डेफिनेटली कोई क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे कॉल्स नहीं आते थे, क्योंकि उनका फोकस कभी भी रिटेल लोन में था ही नहीं। तो एक टाइम हो गया था जब कॉर्पोरेट लोन्स ऑलमोस्ट येस बैंक के 65 to 70% तक लोन बुक में कॉर्पोरेट लोन्स थे। और फिर गोइंग फॉरवर्ड क्या होने लगा,
एक एक कंपनी जिन कंपनीज को इन्होंने लोन दिए थे वो कंपनी बैंकरप्ट होने लगा और ये लोन्स डिफॉल्ट होने लगा। तो ऐसे ही अगर कुछ कंपनीज के नाम अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनिल धीरूभाई अंबानी, एसएल ग्रुप, डीएचएफएल ग्रुप, आईआईएफएल, जेट एयरवेज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है और ये तो कुछ है, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिनको ये लोन देते और फिर उन्होंने डिफॉल्ट कर गया। और यहाँ पे आप अमाउंट देखना कितना ज्यादा ये अमाउंट है। यहाँ पे एनपीएस यस बैंक के लिए बढ़ने लगे और ये बैंक कंटिन्यूअसली कैश क्रंच में आ गया, लॉसेस में चल रहा था। एक टाइम पे अपना डिपॉजिटर के पैसे वापस नहीं कर सकते, ऐसे भी सिचुएशन आ गया था। तो ये बैंक खुद डूबने वाला था। तो उस टाइम में आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट सामने आए ये बैंक को बचाने के लिए और मार्च 2020 को ये बैंक को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने।